ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जब राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में स्थित होते हैं तो उनके कैसे परिणाम होते हैं। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम जान रहे हैं कि राहु और केतु यदि कुंभ और सिंह राशियों में स्थित हों तो वो कैसे परिणाम दे सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि यदि आपको यह नहीं ज्ञात है कि राहु केतु क्या हैं, उनका महत्व क्या है, अस्तित्व क्या है, किन किन चीज़ों को वह ज्योतिष में संबोधित करते हैं और क्यों करते हैं, और उनका हमारे जीवन और इस पृथ्वी पर कैसे नियंत्रण होता है, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। आप उसको कार्ड सेक्शन में ऊपर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और उसमें अलग अलग दृष्टिकोणों से चर्चा की गई है, चाहे वो खगोलीय दृष्टिकोण हो, ज्योतिषीय हो, मनोवैज्ञानिक हो या दार्शनिक दृष्टिकोण हो। उनके मद्देनज़र उसमें यह बातें विशेष विस्तार रूप से चर्चित की गई हैं कि राहु केतु का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है और वह कितने महत्वपूर्ण हैं। और यदि आपके मन में उनके प्रति कोई भय की भावना है, कोई भ्रांतियां हैं कि हर बार राहु केतु बहुत ही भयावह, नकारात्मक, क्रूर ग्रह हैं जो जीवन में सिर्फ उत्पात और नकारात्मकता और भीषण समस्याएं और विध्वंस और दुख की उत्पत्ति करते हैं, तो यदि आप इस मान्यता को मानने वाले व्यक्ति हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, ये मेरा आपसे विनम्र आग्रह है। और आज हम जिन बातों की चर्चा करेंगे, तो यदि आपको यह पहले से थोड़ी सी भी जानकारी होगी कि राहु केतु किस प्रकार से जीवन में हमारे परिणाम देते हैं, उनका महत्व क्या है, तो आप बखूबी और गहराई में उन बातों को समझ पाएंगे जिनकी बारे में आज चर्चा होगी। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हम 4 केस लेंगे जिनके बारे में पॉइंट वाइज पॉइंट चर्चा की जाएगी। पहला केस होगा, 2 केस होंगे, 2 मेन केस होंगे जिसमें 2 सब केसेस होंगे। तो पहला केस होगा कि यदि कुंडली में राहु केतु से ज़्यादा शक्तिशाली है तो क्या परिणाम होंगे, और उसके भीतर 2 सब केस, यदि राहु अच्छा है, शुभ है तो क्या परिणाम है, खराब है तो क्या परिणाम है। दूसरा केस होगा कि यदि केतु राहु से कुंडली में ज़्यादा शक्तिशाली है तो क्या परिणाम दिखाई पड़ेंगे, और उसमें भी 2 सब केस, यदि केतु शुभ है तो क्या परिणाम, खराब है तो क्या परिणाम। और जैसा कि मैंने जिस वीडियो को देखने का आपसे आग्रह करा उसमें जो है इस बात के बारे में बताया गया है कि कुंडली में राहु और केतु हमेशा आमने सामने तो होते हैं, पर उनमें से कोई एक ग्रह दूसरे के मुकाबले ज़्यादा बलशाली होगा, और जो ग्रह ज़्यादा ताकतवर होगा वह दूसरा ग्रह उसके अधीन रह के अपने परिणाम देता है। तो हम पहला केस लेंगे अपना, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि यदि कुंडली में राहु केतु से अधिक ताकतवर है, कुंभ और सिंह राशियों में दोनों स्थित हैं, तो क्या परिणाम होंगे। और उसमें पहला सब केस लेते हैं कि यदि राहु शुभ है, यानी शनि चंद्र लग्न के स्वामी से उसको बल प्राप्ति है, कुंडली में उनकी स्थिति अच्छी है, और राहु कुंभ में बैठा है और केतु से अधिक ताकतवर है, तो यह स्थिति राहु के लिए बड़ी शुभ मानी जाती है, क्योंकि कुंभ राशि राहु की खुद की राशि है और शनि और राहु 2 ग्रह मिल करके कुंभ राशि के स्वामी होते हैं। हालांकि मुख्य ग्रह जो स्वामी है वह शनि है कुंभ का, परंतु राहु का इसमें काफ़ी प्रभाव आता है, और मूल त्रिकोण रूप से राहु के लिए यह बहुत ही बेहतर और शुभ राशि मानी जाती है। यदि इस कुंडली में अन्य ग्रह अच्छे हैं, शनि चंद्र लग्न के स्वामी बेहतर बैठे हैं, तो राहु यहाँ पे काफ़ी शुभ और अच्छे परिणाम जीवन में दे सकता है, और कई अच्छे गुण व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व में देता है। जैसे कि यह व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा तर्कशील, बुद्धिमान, चतुर, विश्लेषणात्मक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला और वास्तविक स्वभाव का व्यक्ति बनाता है। तो लॉजिकल, रैशनल, प्रैक्टिकल, एनालिटिकल, साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू या थिंकिंग पैटर्न प्रदान करेगा। काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा भरता है, क्यूरियोसिटी बहुत होती है। वह कुंडली पर निर्भर करता है कि किन क्षेत्रों और किन विषयों के प्रति वह होगी, पर यह व्यक्ति के भीतर जागरूकता और जिज्ञासा दोनों को बहुत बढ़ावा देता है। इसके अलावा राहु
यहाँ पर व्यक्ति के भीतर एक अजीब और अनूठापन व्यक्तित्व में देगा, यानी कि चीज़ों को देखने, सुनने, समझने का एक अलग और नवीनतम एक व्यू, हाँ, ऐसा दृष्टिकोण। तो एक्सेंट्रिक, अनयूजुअल, पिक्यूलियर या इनोवेटिव व्यू पॉइंट जिसको कहें, वह भी देता है कुंडली में, यदि वह अच्छी स्थिति में हो तो। इसके अतिरिक्त राहु यहाँ पे व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा छुपी हुई चीज़ें, रहस्यात्मक चीज़ें या विषय, उनके प्रति काफ़ी जिज्ञासा पैदा करता है। तो जो भी एक हिडन, मिस्टीरियस, सीक्रेटिव सब्जेक्ट्स हैं या कोई चीज़ें हैं जीवन में, विषय वस्तु हैं, उनके प्रति जो है काफ़ी सजगता और जिज्ञासा का भाव पैदा करेगा। वह कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि कॉस्मोलॉजी है या फैंटेसी है या ऑकल्ट साइंस है, ऐसे कोई भी विषय। इसके अलावा राहु जो है जुगाड़ू मानसिकता देता है व्यक्ति को। एक वास्तविक बुद्धि तो है ही, चतुरता तो है ही, परंतु आप समय के अनुसार, स्थितियों के अनुसार, वातावरण के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करते हुए समस्या में भी किसी भी प्रकार का एक सल्यूशन जिसको कहें, एक निदान, वह खोज सकें। तो वो जो जुगाड़ू मानसिकता है वो ये प्रदान करता है, बहुत अच्छा। इसके अलावा यह व्यक्ति को थोड़ा लीक से हट कर चलने वाला बनाएगा और समाज से विपरीत या फिर थोड़ी सी विद्रोही एक मानसिकता पैदा करता है कि नहीं, क्योंकि राहु क्या है, हर बार चीज़ों के पीछे प्रश्न उठाता है और जो एक सामाजिक एक परंपराएं चलती चली आ रही हैं और उनके प्रति वह प्रश्न चिन्ह उठाता है कि अगर कोई चीज़ एक लकीर की फ़कीर की तरह बस चलती चली आ रही है तो वह क्यों है, उसके पीछे तथ्य क्या है, आधार क्या है, कारण क्या है। तो वह कारण यहाँ पे जो है बुद्धि के द्वारा खोजता है, क्योंकि राहु यहाँ पर आसानी से किसी चीज़ के प्रति विश्वास नहीं देता। जब तक कि व्यक्ति के भीतर वह मानसिक बौद्धिक रूप से उसका तथ्यात्मक कारण ना उसको मिल जाए, तब तक विश्वास पैदा नहीं करता। तो एक विद्रोही और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है चीज़ों के प्रति। इसके अलावा यह कुंडली में योगों पर निर्भर करेगा कि अगर ऐसे अच्छे योग हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा व्यवहार कुशलता और व्यापारिक दृष्टिकोण या व्यापार की सूझबूझ पैदा करता है। तो गुड बिजनेस एक्यूमेन एंड कैपेबिलिटी टू फॉर्म गुड सोसाइटल रिलेशनशिप्स, ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं और इसके लिए नो डाउट कुंडली में योग बनने चाहिए। तो अगर यह स्थिति है तो राहु व्यापार करने के लिए और व्यवहार कुशलता के लिए, कूटनीति के लिए, सामाजिक संबंधों के लिए बहुत ही बेहतर स्थिति में यहाँ माना जाता है। अवश्य योग अन्य ज़रूर देखें। ऐसे ही इसके ठीक विपरीत परिस्थिति भी देखने मिल सकती है, जैसे ऐसा व्यक्ति, क्योंकि व्यापारिक कुशलता और व्यापार के प्रति एक आकर्षण यह दिखाएगा कि राहु का यहाँ ज़्यादा जो झुकाव है वो धन संपत्ति को अर्जित करने के लिए है, परंतु इसका विपरीत पक्ष भी हो सकता है, जैसे ज्ञान के प्रति। हालांकि राहु ज्ञान का ग्रह नहीं है, वह अगर ज्ञान के प्रति इच्छुक होगा भी तो वह अंततः उस ज्ञान से पैसा ही कमाने का उद्देश्य रखेगा। परंतु यह स्थिति यहाँ पे अन्य योग यदि बने तो राहु दे सकता है, वह यह कि व्यक्ति की शोधक, वैज्ञानिक, गहरी और नवीनतम खोजी आविष्कारक बुद्धि आ रही है। तो एक इन्वेंटिव, इनोवेटिव, रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट ये दिखाई पड़े। नो डाउट ये कम केसेस में देखने मिलता है, पर ये छोटे और बड़े स्तर पर हर एक लेवल पे संभव है कुंडली में, यदि अन्य योग अच्छे हैं तो। इसके अलावा यह स्थिति राहु की व्यक्ति को अंतर्मुखी भी बना सकती है, बहुत ज़्यादा प्राइवेट और रिजर्व्ड या इंट्रोवर्ट जिसको कहें वह भी बनाती है, और यह बहिर्मुखी भी बना सकती है, एक्सट्रोवर्ट और सोशल भी। ये कुंडली पर निर्भर करेगा कि राहु यहाँ पर कैसी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व को जन्म दे रहा है, वो चंद्र पर खास तौर से निर्भर करता है।
तो इंट्रोवर्जन भी पॉसिबल है, एक्सट्रोवर्जन भी पॉसिबल है, और यहाँ एक अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर देखने को मिलता है कि व्यक्ति अधिकतम समय ऐसे संबंधों को ज़्यादा बनाते हैं जिनसे अंततः उन्हें किसी प्रकार का फायदा अपने जीवन में हो सके, क्योंकि राहु कितना ही अच्छा क्यों ना हो जाए, राहु एक स्वार्थपरता का ग्रह है, वह दूसरों से पहले अपने बारे में सोचता है। तो यहाँ पे ये एक पक्ष नज़र आता है। इसके अलावा राहु जो है ये कुंडली में योगों पर निर्भर करता है। फिर से तो अगर योग भौतिकता के प्रति अधिक बने हुए हैं तो राहु व्यक्ति को मायावादी बनाएगा, यानी लग्जरीज, वेल्थ, प्लेजर, यानी धन, संपत्ति, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, प्रभुत्व, इन सब के पीछे आकर्षित और इनके पीछे भागने वाला। तो इसके पीछे आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी। और दूसरा विपरीत पक्ष भी हो सकता है, यह भी कुंडली के योगों पर निर्भर करेगा कि यह व्यक्ति को एक गहरे छुपे हुए उच्च ज्ञान के प्रति भी एक रुझान, गहरा रुझान पैदा कर सकता है। तो पर्सन कैन बी ड्रिवन टूवर्ड्स मटीरियलिज्म, मनी, लग्जरीज, वेल्थ एंड प्लेजर्स और हायर नॉलेज। ये कुंडली के योगों पर निर्भर करता है। इसके अलावा ये अगर कुंडली में कुछ अच्छे आध्यात्मिक योग भी बनते हैं तो यहाँ पे जो उच्च ज्ञान की बात हो रही है उसके प्रति रुझान और सजगता बढ़ती जाएगी। नो डाउट, जैसा कि मैंने कहा कि राहु अंततः कुछ न कुछ फायदा ढूंढेगा। तो आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर, अपने चातुर्य का प्रयोग कर जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हैं, पैसा कमाते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हैं। और अगर जैसे कि यहाँ अच्छे राहु की बात हो रही है तो यदि कुंडली में बृहस्पति शुभ है तो व्यक्ति धर्म के पथ पर चल करके अपने ज्ञान का सही उपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो यह चीज़ राहु का एक अच्छा पक्ष है। इसके अलावा राहु के भीतर, और कुंभ राशि और राहु दोनों ही काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल और रैशनल माने जाते हैं स्वभाव में। इस वजह से इस स्थिति में यदि चंद्रमा बहुत बेहतर नहीं है कुंडली में तो ये व्यक्ति के भीतर भाव विहीनता या भाव शून्यता या भावनाओं में गिरावट या भावनाओं और संवेदनाओं में किसी प्रकार का असमंजस पैदा करता है। इमोशनल इमेच्योरिटी, इमोशन लेसनेस, इमोशनल रिडक्शन, इमोशनल डिनायल, इमोशनल कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो आप बुद्धि में, तथ्यों में, वैज्ञानिकता में, वास्तविकता में काफ़ी कुशल हो सकते हैं, परंतु जब एस्थेटिक्स की और इमोशंस की और चीज़ों के प्रति वैल्यू की बात आती है और ख़ास तौर से जो इनटेंजिबल थिंग्स हैं लाइफ में, उनकी वैल्यू की जब बात आती है तो राहु यहाँ पे बहुत बेहतर फंक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि उसको एक भौतिक ग्रह माना गया है। तो वह मटीरियलिस्ट, रिडक्शनिस्ट वर्ल्ड व्यू को कंट्रोल करता है जो कि टेंजिबल होता है, इनटेंजिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे उसके प्रति बहुत ज़्यादा एक सूझबूझ या समझ राहु उत्पन्न नहीं करता। हाँ, यदि कुंडली में बृहस्पति बहुत बेहतर नहीं है और बुध ताकतवर है तो राहु, शनि, बुध, राहु यदि बेहतर है और बृहस्पति बहुत ताकतवर नहीं है तो यह व्यक्ति के भीतर लॉजिकल ब्लाइंडनेस भी पैदा करेगा। यानी आप इतने ज़्यादा तर्क वितर्क की पीपड़ी बजाएंगे कि आप ज्ञान के जो ज्ञान का एक महत्व है, उसका मर्म है, उससे कोसों दूर चले जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे कोई भी ऐसा वैज्ञानिक जो कि यह सोचता है कि हर चीज़ के पीछे एक मेजरेबल ट्रूथ है। रिमेंबर दिस, मेजरेबल ट्रूथ है। ट्रूथ है वो अलग बात है, आप माप सकते हैं किसी चीज़ को तो आप गलत हैं, क्योंकि लॉजिक हर चीज़ को मापने की कोशिश करता है, मेजर करने की कोशिश करता है। तो लॉजिकल ब्लाइंडनेस एंड पीपल हु आर ऑफ दिस मेंटालिटी, उनमें और धर्मांध व्यक्तियों में कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं होता है। दोनों अलग अलग तरीके से बस अंध हैं, एक धर्मांध है और एक तर्क अंध है। तो लॉजिकल ब्लाइंडनेस पैदा होती है। आप तर्क के परे ज्ञान का सरोकार कभी नहीं कर पाते, और आपके लिए जो एक भौतिक स्तर पर सामने आंखों से दिखने वाला और
जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे महसूस कर पाने वाला जो विश्व स्थित है, आप उसी को सत्य मानते हैं। उसके प्रति उसके आगे की सत्यता का दर्शन राहु कंप्लीटली रोक देता है। तो राहु अच्छा भी होगा तो भी ये कर सकता है। तो ये कंडीशन चंद्र और बृहस्पति पर बहुत निर्भर करती है। अगर चंद्र बृहस्पति अच्छे नहीं होंगे तो यहाँ पे बुद्धि होती है, चतुरता होती है, पर ज्ञान का मर्म नहीं होता और भौतिकता के परे देखने की आंखें नहीं होती। अगली बात आती है, ये स्थिति भौतिक प्रगति और सफलता के लिए बहुत बेहतर मानी जाती है। निसंदेह ये काफ़ी ज़्यादा परिश्रम और देरी के साथ परिणाम देगा, पर ये परिस्थिति मटेरियल प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। डिले होता है, स्ट्रगल होता है, वो चलता है, पर आप जीवन में सफल होते हैं। और भौतिक रूप से चाहे वो जो भी आपकी इच्छाएं रही हों, जो आपके गोल्स रहे हों, एम्स रहे हों, मेहनत करेंगे, धीरे ही धीरे सही पर पा जाएंगे। और ये अच्छे राहु के लक्षण हैं। अगर खराब होगा तो अभी चर्चा करेंगे किस प्रकार के परिणाम होंगे। इसके अलावा यदि कुंडली में बृहस्पति और नवा भाव जो धर्म के कारक हैं, शनि और चंद्र और लग्न के स्वामी अच्छे हैं, तब ही यहां व्यक्ति धर्म का पालन करेगा। अन्यथा राहु अधर्म का ग्रह है, धर्म का नहीं। यदि खास तौर से बृहस्पति बहुत बेहतर नहीं है तो यहां पे हिपोक्रेसी दिखाई पड़ सकती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा धर्म और नैतिकता और किसी प्रकार के एक आदर्शवादिता के बहुत ज़्यादा पालन करने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि राहु वास्तविकता का दर्शन कराता है। और वास्तविकता यहाँ व्यक्ति को अनुभवों से दिखाई पड़ती है कि हम कई लोग हैं जो बहुत आशावादी हैं, बहुत आदर्शवादी हैं, बहुत एक धर्म के प्रचारक और उसको पालन करने वाले हैं, पर समाज में अधर्म ज़्यादा है, भ्रष्टता ज़्यादा है। मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ, आइडियोलॉजीज, ये सब फिजूल हैं, इनको तोड़ा मरोड़ा जाता है। ये राहु सिखाता है। नो डाउट ये सत्य है, इसमें लेश मात्र भी कोई संदेह की बात नहीं कि यह सत्य नहीं, बिल्कुल सत्य है। परंतु बृहस्पति यदि अच्छा होगा तो राहु को प्रेरित करेगा कि आप वास्तविक होकर के भी धर्म का पालन कर सकते हैं। आशावाद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार व्यक्ति और मानव जाति ऐसी परिस्थितियों में भी जाती है जब आपके पास आशा के अतिरिक्त कुछ बचता नहीं है, उसी के बलबूते ही आप दोबारा उठते हैं। पर यह बात राहु नहीं समझता। अगर बृहस्पति खराब होगा तो यह नहीं होगा, और अगर अच्छा होगा तो यह होगा। तो यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि भाई क्या व्यक्ति धर्म का पालन कर रहा है या सिर्फ अधर्म का पालन ज़्यादा है और धर्म में कोई यकीन नहीं। यू सी नो वैल्यू और इंपॉर्टेंस टूवर्ड्स मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजीज एंड बिलीफ सिस्टम इन लाइफ। इसके अलावा यहां पे जैसा मैंने कहा कि राहु कितना ही अच्छा हो, स्वार्थपरता उसके अंदर होती है। वह दूसरों के से पहले अपने बारे में सोचेगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप दूसरों के लिए काम करते हैं, जिम्मेदारी का भाव रखते हैं, यह अलग बात है। परंतु एक भावना उत्पन्न होती है कि नहीं, इसमें कहीं ना कहीं मेरा अपना स्वार्थ है। वह आदमी एक्सेप्ट करे या ना करे, पर यह होता ज़रूर है। तो एक स्वार्थपरता की भावना दिखाई पड़ेगी, चाहे छोटे स्तर पर हो चाहे बड़े स्तर पर हो, दिखाई पड़ती है। इसके अलावा लोभ बहुत बढ़ाता है, लालसा बढ़ाता है। लालसा और लोभ का एक बहुत ही प्यारा सा शब्द भी हम अच्छा यूज़ कर सकते हैं, वो है एम्बिशन। आप एम्बिशन कहिए या लालच कहिए, जो दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। परंतु यहाँ पर अगर राहु बेहतर है तो महत्वाकांक्षाएं देगा और व्यक्ति उसको जीवन में पूरा करते हैं मेहनत के दम पर, अपने पुरुषार्थ के दम पर। हाँ, कई बार उनको पूरा करने का तरीका अजीब सा भी हो सकता है और सामाजिक परंपरागत तरीकों के विपरीत भी हो सकता है, परंतु पूरा जरूर करते हैं। पर यह अच्छे गुण भी देता है। अच्छे गुण है कि यह व्यक्ति के भीतर
चालाकी देगा कि आपको कोई मूर्ख ना बना सके, और बदले में अगर राहु बेहतर है तो दूसरों को भी मूर्ख नहीं बनाएगा, परंतु ये इतनी धूर्तता जरूर देता है कि व्यक्ति, धूर्तता को यहाँ गलत मत लीजिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये इतनी चतुरता, इतना अनुभव और इतना सामर्थ्य व्यक्ति को देता है कि वह दूर से देख सके, सूक्ष्मदर्शिता उसके भीतर हो सके, समझ सके कि आगे उसको अपने जीवन में क्या करना है, दूसरों के द्वारा बहुत ज़्यादा वह अपना शोषण ना करवाए, फ़ायदा ना उठवाए, यह चीज़ों के प्रति राहु रोकता है। तो ये कूटनीतिक व्यवहार व्यवहार कुशलता बहुत अच्छी देता है, आपकी भाषा शैली बहुत अच्छी होती है, दूसरों को आप काफ़ी अच्छे तरीके से कन्विंस कर पाते हैं, एक स्ट्रैटेजिक टैक्टफुल एक काम करने का तरीका और नज़रिया पैदा करता है, राजनैतिक बुद्धि प्रदान करता है और काफ़ी हद तक वास्तविक बनाएगा। कई बार रूथलेस भी बना देता है, इतना वास्तविक हो जाए व्यक्ति की रूथलेस प्रैग्मेटिज्म जिसे हम कहते हैं वह भी दिखाई पड़ सकता है, पर उसके लिए चंद्र काफ़ी कमज़ोर होना चाहिए, अन्यथा ये कम होगा। इसके अलावा ये स्थिति, जैसा मैंने कहा, महत्वाकांक्षाएं काफ़ी पैदा करती है और अधिकतम समय भौतिक महत्वाकांक्षाएं, मटीरियल एम्बिशंस ज़्यादा होंगे, नो डाउट आप उसे पूरा करेंगे, परंतु सामने केतु बैठा होगा सिंह राशि में, तो यहाँ पे राहु, जैसा मैंने कहा, लालसा का ग्रह है, उसके भीतर किसी भी प्रकार का संतोष नहीं होता, कोई संतुष्टि नहीं, देयर इज़ नो सेटिस्फैक्शन, देयर इज़ नो एंड टू द डिज़ायर्स ऑफ राहु। तो यहाँ ये बात रहती है कि व्यक्ति कई बार अगर राहु ताकतवर है तो एक महत्वाकांक्षा पूरी करने के बाद एक नई महत्वाकांक्षा जन्म लेगी, फिर वो पूरी होगी तो एक और नई, फिर एक सिलसिला जो इनफाइनाइट पूरी जिंदगी तक चलता रहता है, और आपका जीवन यही महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते करते पुरानी जो है पूरी करी, नई खड़ी हो गई, उसको पूरा करा, एक और नई खड़ी हो गई, इसी में बीत जाता है। तो कंटिन्यूअस चेज ऑफ माया कैन बी सीन, बट फॉर व्हाट, किस लिए? सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, एक हद तक शायद वो धन संपत्ति अर्जित करने के लिए हो सकता है, परंतु एक हद के बाद वह अपने अहम को खोजने के लिए हो जाता है, क्योंकि सामने केतु सिंह में होगा। सिंह राशि हमारे अहम की होती है, ईगो की होती है। ईगो का अर्थ घमंड नहीं है, ईगो का अर्थ प्राइड नहीं है, ईगो का अर्थ है आप अपने आप को क्या समझते हैं और आप किससे अपना सरोकार करते हैं। योर ओन आइडेंटिफिकेशन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, दैट व्हाट यू आर, दैट इज योर ईगो। तो यहां केतु सब सामने राहु के बैठेगा सिंह में, तो एक हद के बाद हम अपनी भौतिक महत्वाकांक्षाओं और सफलताओं से अपने अहंकार का निर्माण तो करते हैं। वी डराइव आवर ईगो एंड आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम आवर मटीरियल अकम्प्लिशमेंट्स, बट एक वक्त के बाद केतु यहां पर सामने रहने की वजह से हमारे भीतर अस्तित्व का एक अस्तित्व दुश्चिंता जिसको कहें या अस्थिरता कहें, वो खड़ी करता है, आइडेंटिटी क्राइसिस। या एक और भाव, और ये नजर का बात है, जब आप अपने जीवन में अपने आप को असहाय महसूस करें, आप अपने जीवन में अपने आप को क्षणभंगुर महसूस करें, आप अपने आप को अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में पाएं जब आप अपने आप को यह पाते हैं कि आप कुछ भी नहीं प्रकृति के सामने, when you experience insignificance, helplessness and vulnerability, तब ये अहंकार चरमराता है। तो ये चीज़ यहाँ दिखाई पड़ेगी, क्योंकि राहु केतु एक्सिस हमेशा आमने सामने रहती है, तो केतु के परिणाम आएंगे। परंतु यदि राहु ताकतवर है तो व्यक्ति हमेशा माया के प्रति भागेगा, अंतर अवलोकन के लिए नहीं, अध्यात्म के लिए नहीं। तो यहाँ भले ही कितने इनसिग्निफिकेंस की फीलिंग आ जाए, आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाए, हेल्पलेसनेस आ जाए, आपका ईगो चरमराने का केतु कितना ही कोशिश कर डाले, पर राहु हर बार ये प्रेरणा देगा कि नहीं, उठ खड़े हो और एक और नई महत्वाकांक्षाओं को जन्म दो और उसके पीछे लग पड़ो। यही चीज राहु के भीतर दिखाई पड़ती है। तो इसीलिए मैंने कहा पर्सन फाइनली डाइज प्लेइंग द रैट रेस। यही चीज यहां अधिकतम दिखाई पड़ती है। आप बहुत कामयाब हो सकते हैं, आप बहुत जीवन में सफल हो सकते हैं, परंतु जो उद्देश्य है
मानव जीवन का, वो यहाँ कई बार छूट जाता है। तो ये राहु अच्छा है तो भौतिक प्रगति और सफलताओं के लिए बहुत बेहतरीन है, परंतु माया में ही रखेगा, माया के बाहर जाने की आंखें नहीं देता। ये चीज़ें दिखाई देती हैं। अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही जबरदस्त कुंडली में आध्यात्मिक योग नहीं है, तब तक ये स्थिति नहीं होगी। यदि आध्यात्मिक योग हैं और काफ़ी तगड़े होने चाहिए, छोटे मोटे होंगे तो नहीं होगा। और वह भी आध्यात्मिक योग जो है वो यदि केतु ताकतवर होगा, अभी उसके परिणाम के बारे में चर्चा करूंगा मैं, तब वो ज़्यादा नजर आता है। पर राहु में ये केसेस बड़े कम होते हैं, क्योंकि राहु कितना ही आध्यात्मिक हो जाए, वो आध्यात्म से कभी वास्ता नहीं रख सकता, वो हमेशा उससे फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो पर फिर भी यदि अगर अच्छे आध्यात्मिक योग हैं तो व्यक्ति काफ़ी हद तक एक गहरी बुद्धि और गहरे अनूठे दृष्टिकोण का स्वामी बनता है, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है, बहुत ही कम, नाम मात्र। परंतु ये बहुत ही विलक्षण स्थिति है, यह संभव है, इसलिए आपको बता रहे हैं। इसके अलावा राहु यहाँ पे मोह बढ़ाएगा। जो भी चीज़ें आप जीवन में अर्जित करेंगे, आपका नाम, पद, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति, रिश्ते, जो कुछ भी अर्जित करते हैं, उनके प्रति मोह पैदा होगा। मोह पैदा होगा तो उनके प्रति भय पैदा होगा, भय होगा तो उनके प्रति चिंता पैदा होगी, और फाइनली असंतुष्टि। तो अटैचमेंट, फियर, एंजाइटी, डिससेटिस्फैक्शन, ये साइकिल चलता है और ये जिंदगी भर चलता है। तो बस यहाँ पे ये चीज़ें राहु के भीतर नजर आएंगी। अगर वह अच्छा है तो नो डाउट हमने यहाँ पे बड़े अच्छे परिणामों की बात करी है, परंतु उसका एक ऐसा पक्ष है जो कि व्यक्ति के भीतर कुछ न कुछ ऐसे गुणों को भी उत्पन्न करता है जो उसके जीवन में समस्या का कई बार कारण भी बनते हैं। तो इस बात को थोड़ा समझेंगे। अब दूसरा केस लेते हैं, सब केस की। यदि राहु ताकतवर है केतु से, परंतु शनि चंद्र लग्न के स्वामी और बृहस्पति कुंडली में खराब है, और बृहस्पति को जरूर देखिए, क्योंकि यहां जंग छिड़ेगी दो ग्रहों में, धर्म में और अधर्म में, क्योंकि राहु है पूर्ण अधर्म और बृहस्पति है धर्म, पूर्ण धर्म। शनि जो कारक होता है, शनि धर्म के पालन का ग्रह है, अधर्म के पालन का ग्रह नहीं है, और राहु अधर्म का कारक होता है। तो यहाँ पे शनि चंद्र लग्न के स्वामी और बृहस्पति को जरूर देखें। अगर ये खराब है, अच्छी स्थितियों में नहीं बैठे हैं, पीड़ित हैं, और राहु इस राशि में तब है, तो निश्चय ही काफ़ी हद तक नकारात्मक परिणाम नजर आएंगे। जिन परिणामों की अब मैं चर्चा करूंगा, आपसे मेरा आग्रह है कि आप इसको ज्ञान के स्रोत की तरह लीजिए, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। यदि आप किसी निष्कर्ष पर एकदम से आ धमकते हैं तो ऐसा मत करिए। डू नॉट जंप टू कंक्लूजन्स, क्योंकि कुंडली में हमें यह नहीं ज्ञात है कि राहु कहाँ है, कौन से भावों में, किन राशियों में है, कौन से नक्षत्रों में है, नवमांश अन्य वर्ग कुंडलियों में उसकी क्या स्थितियां हैं, और जिन ग्रहों पे वह निर्भर है वो ग्रह कैसे बैठे हैं। तो कई सारी चीज़ों को देखें, और बार बार पुनः मैं दोहराता हूं कि राहु और केतु की गणना, उनका विश्लेषण बहुत ही कठिन होता है, हल्के में मत लीजिए। क्योंकि राहु बाकी ग्रहों का तो फिर भी समझ जाएंगे, पर राहु केतु की अपनी कोई पहचान नहीं होती है। वह दूसरे ग्रहों पर पूरी तरह निर्भर होते हैं, और दूसरे ग्रहों पर जिन पर निर्भर होते हैं उनके गुणों का सहारा लेकर उनमें विकृतीकरण पैदा करते हैं। तो यहाँ पे बहुत गौर से समझने, तभी किसी निष्कर्ष पे आए, अन्यथा सिर्फ जो जानकारी दी जा रही है इसको ज्ञान की तरह लीजिए, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। तो अब यहाँ पे ये बात रहती है कि यदि शनि चंद्र लग्न के स्वामी और बृहस्पति कमजोर या पीड़ित हैं या बलहीन है, तो राहु अब नकारात्मक भीषण रूप से होगा, और उसके पास जितनी कुंडली में शक्तियां इन ग्रहों की कम होती जाएंगी, उतना राहु और ज्यादा बर्बाद होता चला जाएगा, और उतने ही भीषण नकारात्मक प्रवृत्तियां और दुर्गुण व्यक्ति के व्यक्तित्व में और जीवन में समस्याएं पैदा करता है। अब ये क्या हो सकती, पहला देखते हैं। यहां पे होगा कि अब पूर्ण अधर्म बढ़ता चला जाता है। जितने बाकी ग्रह कमजोर और जितना राहु इस राशि में मजबूत, उतना ज्यादा अधर्म बढ़ता जाएगा। माया के प्रति अंधापन, ब्लाइंडेड मटीरियलिज्म, हीडोनिज्म, आप सिर्फ अपने शरीर, अपनी इंद्र तृप्ति के दास होकर पूरा जिंदगी काटते हैं। इस शरीर के सुख से ऊपर आपके लिए कुछ महत्व नहीं रखता, ये राहु है। इसके अलावा तामसिक माया का व्यक्ति दास होता है, स्लेव ऑफ तामसिक माया। तामसिक में सब कुछ आता है, जो भी 3 गुणों में है, सत्व रजस तमस। तो यहाँ पे रजस फिर भी रह सकता है, परंतु यदि राहु बहुत ही खराब है तो यहाँ सिर्फ तमस ही तमस नजर आएगा। दूसरा, यहाँ पे
अधर्म बढ़ता है तो राहु को क्या कहा गया है? राक्षस कहा गया है। इसीलिए कहा गया क्योंकि वह अधर्म का कारक होता है, और जितना ज़्यादा वह खराब होगा तो यहाँ पे सिर्फ अधर्म का बढ़ावा होगा। और अधर्म का अर्थ है कि समाज में सिर्फ छल, कपट, धूर्तता, लालच, लोलुपता, भ्रष्टता, बेईमानी, चोरी, षड्यंत्र, झूठ, अविश्वास, विश्वासघात, ज्ञान का दुरुपयोग, गलत ज्ञान को प्रचार प्रसार करना, मिसइन्फॉर्मेशन जो बहुत बढ़ा हुआ है समाज में। इसके अलावा कुबुद्धि, कुसंग, दो मुहापन, हाँ, चुगली, रूमर मॉन्गरिंग जिसे कहें, या गॉसिप नहीं, रूमर मॉन्गरिंग मेनली, अफवाह फैलाना, झूठ फैलाना, मैनिपुलेशन, खासतौर से इमोशनल मैनिपुलेशन, कट्टरवाद किसी भी तरीके का, वह कोई भी फील्ड में हो सकता है, सेल्फ ऑब्सेशन और भीषण स्वार्थपरता, अपने अलावा किसी दूसरे की कोई चिंता ही नहीं, इतने ज़्यादा स्वार्थी हैं, यह चीज़ें बढ़ जाती हैं और यही अधर्म है, यही अधर्म है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा क्या पूर्ण रूप से ही आत्म प्रवंचना और आत्म अस्वीकृति पूरे जीवन बस मन को घेरे रहेगी। आंखें, ऐसा समझें कि व्यक्ति आंखें मूंद करके ही पूरा जीवन कट जाता है। मूंदने का अर्थ है कि आपको इस माया के परे की कभी कोई सत्यता का भान ही नहीं होता। चाहे वो राहु के सामने बैठा केतु कितना ही जग जोड़ने का प्रयास करें, आंखें खुलती ही नहीं है। तो डीप सेल्फ डिनायल एंड डिसेप्शन। और अधर्म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अधर्म बढ़ता है तो धर्म कौन पालन करवाता है? हमारे भीतर का अंतःकरण, ज़मीर, कॉन्शियंस, और वो बृहस्पति होता है। अगर बृहस्पति कमजोर है, नवा भाव खराब है, और राहु जितना ही इस राशि में मजबूत हो जाएगा तो पर्सन डज नॉट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्शियंस। या तो बड़ा ही कमजोर अंतःकरण है या अंतःकरण है ही नहीं, नो और वेरी वीक कॉन्शियंस। और कॉन्शियंस ही वह एक अंदरूनी चीज़ है जो हमको ये लगातार बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। भले ही हम गलत चीज़ करें पर हमको ये बताती है कि जो तुम कर रहे हो वो सही है या गलत है, वो नैतिक है या अनैतिक है, इस बात का वो ज्ञान देगी। तो राहु यहाँ पे क्या करेगा? उसको खत्म करता चला जाता है। इसके अलावा व्यक्ति अपनी भयंकर आइडेंटिटी क्राइसिस में जाएगा क्योंकि सामने केतु बैठा है। और आइडेंटिटी क्राइसिस ऐसी कि आप सिर्फ पर्सोना में अपनी जीवन काटते हैं, यानी सोशल वैलिडेशन, लोगों के नज़रिए से अपने आप को देखना, अपनी कोई पहचान नहीं, और अगर कोई पहचान बनाई भी है तो वो आधी अधूरी दूसरों के बलबूते खड़ी हुई लंगड़ी पहचान है जो यहाँ दिखाई पड़ती है। तो शो ऑफ, आइडेंटिटी क्राइसिस, फेक शैलो हॉलो लाइफ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जो अपने अधिकारों का और अपने पास मौजूद संसाधन का गलत उपयोग करे, अब्यूज ऑफ पावर, अब्यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड रॉन्ग यूज ऑफ नॉलेज। इसके अलावा यह इच्छाएं बहुत पैदा करेगा पर काम करने की क्षमता नहीं देता। अगर राहु अच्छा होता तो इच्छाएं पैदा होती हैं और व्यक्ति मेहनत करके हासिल करते हैं, परंतु अगर राहु खराब है तो इच्छाएं तो होंगी पर काम करने के प्रति, मेहनत करने के प्रति कोई रुझान नहीं होगा। इतना आलस है, आज का काम कल पे टालने की इतनी आदत है कि आप काम कभी कर ही नहीं पाते, मन ही नहीं करता। एक काम चालू करेंगे, आधे में छोड़ेंगे, नया पकड़ लेंगे, उसमें ज़्यादा फायदा नजर आएगा, फिर उससे भी मन उठेगा, नया पकड़ लेंगे। कोई भी काम कभी पूरे नहीं होते, जीवन में पूरी तरीके से अस्थिरता जन्म ले लेती है। इसके अलावा हमेशा शॉर्टकट ढूंढेंगे क्योंकि सीधे तरीके से राहु की बुद्धि चलती ही नहीं है। तो यहाँ पे कोई छोटा रास्ता शॉर्टकट्स मार लें कैसे तैसे, क्योंकि मेहनत से कतराना है, ये चीज़ दिखाई पड़ेगी। इसके अतिरिक्त हर ऐसे कार्यों में, विषय वस्तुओं में व्यक्ति का रुझान बढ़ता जाता है जो कि विकृत, गैरकानूनी, अवैध, भ्रष्ट, अनैतिक और आपराधिक होते हैं। इंडल्जेंस इन दोज काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज और बिहेवियर विच आर परवर्सिव, इलीगल, करप्ट, अनएथिकल, इमोरल एंड क्रिमिनल इन नेचर। अब नो डाउट ये कुंडली पे डिपेंड करेगा कि कितने लेवल पे ये जा रहा है, इसीलिए आपको कहा किसी नतीजे पे एकदम से मत आइएगा। अगली बात यहाँ पे ये रहती है कि कुछ भीषण नकारात्मक परिस्थितियों में ये व्यक्ति को सोशियो साइकोपैथ भी बना सकता है और हर प्रकार के क्रिमिनल्स इससे देखे जा सकते हैं।
कॉरपोरेट वाइट कॉलर क्रिमिनल्स भी इससे देख सकते हैं, और आपराधिक जो वायलेंट क्रिमिनल्स होते हैं वो भी देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि कुंडली में योग कैसे बन रहे हैं। बहुत ही कायदे से इस नतीजे पे आए, अन्यथा आप किसी को ऐसे नहीं कह सकते कि भाई राहु ऐसा खराब है तो आप आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाएंगे। ये हर बार जरूरी नहीं है, इसको सिर्फ ज्ञान की तरह लीजिए। अगली बात रहती है कि यह स्थिति हर प्रकार के मानसिक और एक मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म दे सकती है। ऑल काइंड ऑफ मेंटल साइकोलॉजिकल इश्यूज, खास तौर से पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, क्योंकि सिंह राशि जो होती है वो ईगो की है। ईगो मीन्स आवर पर्सनालिटी, हम अपने आप को क्या सोचते हैं। तो हर प्रकार के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स इसमें देखे जा सकते हैं। बहुत कैटेगरी के होते हैं, तो हर प्रकार का पर्सनालिटी डिसऑर्डर इसमें आ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे पैरानोया है, स्किज़ॉइड है, स्किज़ोटिपल है, ओसीडी है, ये सब मतलब कुछ एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं जो इसमें देखे में मिल सकते हैं। कई प्रकार के होते हैं, हर प्रकार का संभव है। इसके अलावा और इस पे सूर्य का प्रभाव बहुत होगा। अगर सूर्य खराब है और यहाँ पर राहु ज़्यादा बलवान है तो ये इसकी ज़्यादा जो है चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर हर प्रकार की बुरी आदतें या लतें राहु पैदा कर सकता है, और कुसंग बैड कंपनी पैदा करता है। आप आसानी से दूसरों से प्रभावित होते हैं, अपनी कोई विचारधारा नहीं होती, इतना मन में कन्फ्यूजन है, अटेंशन स्पैन बिल्कुल ही बेकार है, और किसी काम में मन नहीं लगता, और दूसरों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। खुद का निर्णय लेने की क्षमता बहुत घट जाती है, तो ये भी संभव है। और हर प्रकार की बुरी लतें जैसे नशे की है तो अल्कोहल हो गया, सब्सटेंस अब्यूज़ हो गया, गैम्बलिंग हो गया, स्मोकिंग हो गया, सेक्स एडिक्शंस हो गए, अन्य आदि पॉसिबल है। इसके अलावा हेल्थ इश्यूज़ में कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स है, पैरों की समस्या है, फेफड़ों की समस्या है, कान नाक गले की समस्या है, पेट की डाइजेस्टिव एब्डोमिनल कैविटीज़ में प्रॉब्लम्स हैं। ये सब देखने इससे मिल सकती हैं। इसके लिए योग बनते हैं यदि तो ये संभव है। इसके अलावा यदि राहु खराब यहाँ पे है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि व्यक्ति को ये धन संपत्ति नहीं देता है, पर वह जो भी धन संपत्ति होगी वह अधिकतम समय गैर कानूनी भ्रष्ट मार्गों से आती है, सीधे तरीके के काम से नहीं आती, नैतिक तरीके के काम से नहीं आती, सिर्फ अलक्ष्मी आती है, लक्ष्मी नहीं। दूसरा एक खास बात जो है जिसके बारे में अभी हम और विस्तार से चर्चा करेंगे वह यह है कि यहाँ पे केतु क्योंकि सिंह में बैठा, और सिंह राशि अहंकार की राशि है। अहंकार मैंने कहा आइडेंटिफिकेशन जो आप अपना करते हैं, तो ईगो का शैटर होना मतलब अहंकार का टूटना यहाँ पर निश्चित होता है। कभी भी सही, किसी भी मोमेंट में सही जिंदगी में, पर यह होगा, छोटे या बड़े स्तर पर ही सही, पर यह होता है। पर यहाँ पे राहु यदि खराब है तो वो इतना अंधा बनाएगा, जैसा मैंने कहा कि आपकी आंखें बंद ही रहती, खुलती ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में अपनी गलतियों से, अपने अनुभवों से सीखता ही नहीं है। यू आर सो ब्लाइंड that you never learn anything from your mistakes and bad life experiences। यानी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नाम की चीज़ नहीं है जो पॉजिटिव वे में दिखाई पड़े पर्सनालिटी में। इसके अलावा इसके अतिरिक्त क्या होगा वह यह कि ये और ज़्यादा लालसा को, स्वार्थपरता को, भय को और मोह को इतना बढ़ा देगा कि आप और ज़्यादा डेस्परेट हो जाएंगे अपनी उन छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के रखने के लिए, क्योंकि ईगो को शटर हो रहा है। ईगो का अर्थ है हर वह चीज जिससे आपने सरोकार करा था, हर वह चीज जिससे आपने अपना तादात्म्य करा था, वह टूटेगी जरूर, छूटेगी जरूर। और अगर टूटती है और छूटती है तो राहु हर वह चीज बिल्कुल नाखून गरोड़ करके उसको रोकने की कोशिश करता है कि नहीं, बस जैसे तैसे सही, कुछ तो मेरे हाथ में कंट्रोल मिल जाए। पर आंखें नहीं खुलती हैं, यह चीज नजर आती। अगली बात, दूसरा केस लेते हैं, वह यह कि केतु यदि राहु से ज्यादा ताकतवर है तो क्या परिणाम होंगे। और पहला सब केस कि यदि सूर्य चंद्र लग्न के स्वामी अच्छे हैं और केतु राहु से अधिक बलवान है तो यहां पे कैसे परिणाम होंगे, यानी शुभ केतु के क्या परिणाम है, इनको देखते हैं। तो यहां केतु सिंह में है और यदि ये शुभ है तो यहां व्यक्ति के भीतर महत्वाकांक्षाएं पैदा होंगी। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं केतु रिजेक्शन देता है, नो डाउट केतु रिजेक्शन देगा, पर इसका यह मतलब नहीं है कि जिस राशि में वह बैठा है उसके गुण उसके अंदर नहीं आएंगे। पर वहां प्रॉब्लम यह होती है कि आप उनके पीछे जाते तो हैं, उनके पीछे आपका झुकाव भी होता है, पर उनके पीछे बहुत ज्यादा
उनसे एक सेटिस्फैक्शन यदि कहें, संतुष्टि कहें, तो वो मिलने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पे सिंह राशि जैसे मान, पद, प्रतिष्ठा, महत्वाकांक्षाएं, प्रभुत्व, इनकी राशि मानी गई है। तो केतु यदि अच्छी स्थिति में बैठा है, और खासतौर से केतु का नक्षत्र भी होता है, सिंह राशि में मघा नक्षत्र पड़ता है जो कि केतु का खुद का नक्षत्र है। और केतु को क्या बोला जाता है? ध्वज का कारक है वो, फ्लैग बियरर। तो फ्लैग कहाँ होता है? सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पर होता है। तो टॉप का मतलब क्या है? कि आपकी इतनी महत्वाकांक्षा थी कि मैं सबसे ऊंचे पहुंचूं। तो ये फिर केतु क्यों कर रहा है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि केतु आपको वह गुण देता है जो मेहनत करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, पर घमंड नहीं देते। ये अच्छा पॉइंट है इस केतु में। तो यहां पे देखिए क्या रहेगा कि अहंकार जो है वो, चलिए अहंकार के बारे में बाद में बात करूंगा, पर सबसे पहले यहां क्या रहेगा? महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं और व्यक्ति मान, पद, प्रतिष्ठा, सत्ता, अधिकार, एक समाज में अच्छा स्तर, प्रभुत्व, इसको खोजता है और जिसके प्रति उनकी इच्छा भी होती है। तो इट गिव्स, मतलब केतु अगर अच्छा है तो इट गिव्स गुड मटीरियल एम्बिशंस। पर्सन सीक्स पावर, अथॉरिटी, स्टेटस, नेम, रिकॉग्निशन, रेप्यूटेशन, कंट्रोल, डोमिनेंस इन सोसाइटी और वेयर एवर ही वांट्स। पर एक खास बात आती है कि आप इन चीज़ों को पा करके भी अपना एक गुरूर या घमंड का पहलू दूर करते हैं। तो आप ये इस बात का एक रिफ्लेक्शन या एग्जीबिशन कहें कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, ये दिखावा नहीं होता। अगर केतु अच्छा है तो ये नहीं होगा, क्योंकि केतु क्या है? सूर्य की सिंह राशि में उन गुणों को पैदा करेगा जिसमें वैराग्य की थोड़ी तो भावना आए कि भाई हमारा कर्तव्य था, हमारी इच्छा थी, पर वह इच्छा के पीछे एक ऐसा कारण था जिसमें मेरे भीतर सेवा का भाव जन्म लिए हुए है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसा कोई व्यक्ति जो वाकई में देश की सेवा करने के इच्छुक है, फॉर एग्जांपल, इसलिए नहीं कि वो सिर्फ मुंह पे कह रहे हैं कि हम देश की सेवा करेंगे, वाकई में आपके भीतर एक गहरा भाव है जो देश सेवा के प्रति अग्रसर है, और आप ये जानते हैं कि यदि मुझे किसी भी स्तर पर सेवा करनी है तो सिंह राशि क्या छोटे स्तर से शुरू नहीं करती है, सिंह राशि को कुछ ना कुछ बड़ा चाहिए। तो यहां पे केतु यह एहसास करवाएगा कि नहीं, मेरा मकसद तो, मेरा लक्ष्य तो देश सेवा है या कोई अन्य सेवा है, और एक हायर कॉज के लिए मैं काम करना चाहता हूं, पर वह तभी संभव होगा जब चाहते ना चाहते हुए भी मुझे कोई अधिकार प्राप्त हो, पद प्राप्त हो, सत्ता प्राप्त हो, कोई लोगों से ऊंचा स्तर का संबंध प्राप्त हो, अन्यथा मैं छोटे स्तर पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने में असमर्थ रहूंगा। तो ये केतु इस तरीके की भावना पैदा करता है। तो यहाँ पे एक मिक्स्ड फीलिंग है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो पर अच्छी बात क्या रहती है कि व्यक्ति मेहनत करके, क्योंकि सामने राहु है और अगर अच्छा है तो क्या करेगा? मेहनत करके आप अपनी इच्छाओं को पूरा करें तो वो पूरा होता है। पर व्यक्ति यहाँ पे अपने मटीरियल अकम्प्लिशमेंट्स से बहुत ज़्यादा अपना अहंकार दूसरों के सामने उसका दिखावा नहीं करते हैं। तो यू डू नॉट एक्सप्रेस योर पॉम्प एंड ग्रैंड्योर फ्रॉम योर मटीरियल अकम्प्लिशमेंट्स, ये दिखाई पड़ेगा अगर केतु अच्छा है तो। इसके अलावा केतु कितना ही व्यक्ति को सफल बना दे, ये स्थिति भी बहुत बेहतरीन होती है आपके जीवन में भौतिक प्रगति और सफलता को देने के लिए, काफ़ी अच्छे मुकामों तक पहुंचा सकता है यदि सूर्य अच्छा है। और अच्छे केतु के जैसे मैं परिणाम कह रहा हूं तो इट हैज़ फुल कैपेसिटी टू टेक पर्सन टू द हाईएस्ट इन हिज फील्ड्स, बहुत अच्छा होता है ये। परंतु फिर भी एक स्तर पर केतु वैराग्य का कारक है और हर चीज का त्याग करता है। तो यहाँ पे फिर भी एक, कितने ही आप जीवन में सफल हो जाएं, कितने ही उत्कृष्ट स्थान पर पहुंच जाएं, आपके भीतर एक अधूरापन और खालीपन और असंतुष्टि का भाव व्याप्त होगा। इनर सेंस ऑफ एम्प्टीनेस एंड डिससेटिस्फैक्शन विल बी देयर, बट द प्रॉब्लम इज कि यदि कोई बहुत अच्छे आध्यात्मिक योग नहीं है तो पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बहुत अधिकतम समय व्यक्ति इसे समझ नहीं पाता। वो ये तो सोचते हैं कि नहीं, मुझे जो करना था मैंने कर लिया, और पर फिर भी अभी कुछ छूटा हुआ है, अभी भी कुछ है जो मुझे रोकता है, अभी भी कुछ है जो मेरे भीतर अधूरा है। पर
वह जो पुकार है वह अध्यात्म के लिए है, वह जो पुकार है वह अंतर अवलोकन के लिए है, वह जो पुकार है वो हकीकत में वैराग्य के लिए है, और उसको व्यक्ति समझ नहीं पाता क्योंकि राहु और सूर्य ये सब वैराग्य के ग्रह नहीं होते। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि अनटिल एंड अनलेस बहुत अच्छे आध्यात्मिक योग नहीं है तब तक यह व्यक्ति के भीतर असमंजस पैदा करेगा, और आप पुरानी की बजाय एक नई और ऊंची और कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा कठिन महत्वाकांक्षा उत्पन्न करेंगे जिसको फिर पूरा करा जाए, और ज़्यादा जो है जिससे समाज में परिवर्तन आ सके, यह चीज़ दिखाई पड़ती है। तो ये केतु प्रदान करता है। इसके अलावा केतु के मंगल जैसे गुण होते हैं, और अगर अच्छा है जैसे कि हम बात कह रहे हैं, तो ये आपके भीतर अच्छी इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, संकल्प शक्ति, डटे रहने की आदत, अटलता, जिद्दीपन और एक दो टूक स्पष्ट स्वभाव और नेतृत्व क्षमता और आत्मसम्मान को बढ़ावा देता है। परंतु केतु का नेचर है कंफ्यूजन, तो ये जीवन के शुरुआत के पहलुओं में आपके मन में असमंजस जरूर पैदा करेगा, सेल्फ डाउट एंड कंफ्यूजन जरूर पैदा करेगा। आपको कई बार ऐसा महसूस होगा कि हम क्लूलेस हैं कि करें क्या ज़िंदगी में। गोल्स हमने सोचे थे पर इनिशियल कंफ्यूजन होता है एम्स और गोल्स को डिसाइड करने के लिए। एक लेवल के बाद क्लैरिटी आती है। यदि केतु अच्छा है तो क्लैरिटी आ जाएगी। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि यदि आप जो है एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं और ठहराव नहीं है जो ये एहसास दिला सके कि यह अंदरूनी आरक्षितता यानी इंट्रिंसिक वल्नरेबिलिटी और किसी तरीके का डिससेटिस्फैक्शन या इंटर सेंस ऑफ एम्प्टीनेस जो जनरेट हो रहा है ग्रेजुअली, वो किस लिए है। तो यहाँ अगर वह नहीं जान पाता है व्यक्ति, तो यहाँ क्या है कि ये ग्रेजुअल लेवल पर वो कंटिन्यूअस डिससेटिस्फैक्शन और अनहैप्पीनेस देता रहेगा और फिर वही जो राहु वाले केस में बात थी वो यहाँ पे भी हो जाता है कि आप एक लक्ष्य से दूसरा लक्ष्य बनाते चले जाते हैं, महत्वाकांक्षाएं जन्म लेती चली जाती हैं, पर उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के बाद एक संतुष्टि का भाव, तृप्ति का भाव नहीं पैदा होता और अंततः ऐसी चक्र में जीवन कट जाता है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि उस पहलू को हम समझें जिसको केतु यहाँ दिखा रहा है, यदि आपके जीवन में ये महसूस हो रहा है तो। इसके अलावा यह भी एक खास बात है कि जैसा मैंने कहा, ये व्यक्ति अपने जीवन में अपनी सफलताओं का प्रचार प्रसार और दिखावा नहीं करते, एक ह्यूमिलिटी का भाव होता है, परंतु फिर भी अहंकार का अर्थ जैसा मैंने कहा था, इट इज़ ईगो योर आइडेंटिफिकेशन। केतु यदि अच्छी स्थिति में भी हो और अन्य आध्यात्मिक योग नहीं है कुंडली में, तो पर्सन स्टिल ट्राइज टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द मटीरियल वर्ल्ड व्यू। अब यहाँ पे क्या होगा, राजसिक प्रवृत्ति बन जाएगी कि नहीं, मुझे कोई बड़ी चीज़ करनी है ज़िंदगी में, सिस्टम बदलना है, बड़े मेजर ट्रांसफॉर्मेशन समाज में लाने हैं, या कोई ऐसी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें दिखाई पड़ती हैं और आप उसी से ईगो डराइव करते हैं। और यहाँ एक बात आती है, चाहते ना चाहते हुए भी, क्योंकि केतु का ये नेचर नहीं है, ये सिंह राशि सूर्य और राहु का नेचर है कि वो कंट्रोल सीक आउट करते हैं। केतु रिजेक्शन का ग्रह होता है। तो यहाँ पे कंट्रोल का अर्थ है कि नहीं, मैं करने वाला हूँ, ये कर्ता भाव उत्पन्न होगा चाहते ना चाहते हुए भी। तो वो एक अजीब सा ट्विस्टेड पर्सनालिटी पैदा हो जाती है जिसमें आप चाहते ना चाहते हुए भी वो इच्छाएं पैदा हो रही हैं, आपको कुछ बड़ा करना है और उससे ईगो जनरेट हो रहा है। आप भले ही उसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे, कोई ये अच्छी बात है, एक नकारात्मक स्वभाव में, मतलब कि यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग ईगोमेनिया या दिखावा जो मैंने कहा वो नहीं हो रहा है, बट स्टिल यहाँ पे एक कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ मटीरियल एम्बिशन खड़ा हुआ है। फॉर व्हाट? फॉर आइडेंटिफाइंग कुछ तो हो जो मुझे संतुष्टि दे दे, तो उसकी एक खोज निरंतर रूप से चलती रहती है, ये बात है। इसके अतिरिक्त यदि
जैसा मैंने कहा कि यदि कुंडली में अच्छे आध्यात्मिक योग है, बृहस्पति नवा भाव शुभ है, तो व्यक्ति के भीतर ये सकारात्मक परिवर्तन पैदा करता है, मेजर पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन पैदा करता है। और यदि नहीं है तो ये भय पैदा करेगा, आरक्षितता का भाव पैदा करेगा, जैसा मैंने कहा इनसिक्योरिटी, असमंजस, कन्फ्यूजन पैदा करता है, असंतुष्टि पैदा करता है, और एक थोड़ा बहुत फ्रेजाइल ईगो भी पैदा करता है, थोड़ा सा चरमराया हुआ अहंकार जो अपनी ही खोज में है, खोज रहा है कन्फ्यूजन में कि मैं क्या ऐसा कर लूं जिससे कि मैं अपने जीवन में अपनी पहचान अपने आप से सिद्ध करूं। लोग मुझे क्या समझते हैं वो अलग बात है, मैं अपने आप को क्या समझ रहा हूं। ये जो तादाद में है इसकी एक जंग चलती है, एक होड़ चलती है। इसके अलावा ये मानसिक रूप से थोड़ा चिंताएं वगैरह भी ऑटोमेटिकली पैदा करेगा, क्योंकि भाई भय है, कोई चिंताएं हैं, आंतरिक आरक्षितता है, असमंजस है, असंतुष्टि है, तो नो डाउट मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन ये सब पैदा होंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ ये बात रहती है कि अच्छी बात यह है कि राहु और केतु में फ़र्क यहाँ ये रहेगा कि यदि केतु ताकतवर है तो राहु, यदि जैसा मैंने बोला था, तो राहु क्या है, माया में ज़्यादा रखता है और वो आपके ज़मीर को ख़त्म करना चला जाता है, यानी कि बड़ा ही नो और वीक कॉन्शियंस अगर आ रहा है और आप डिनाइल और ब्लाइंडनेस में जी रहे हैं तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि जो हो रहा है होने दो। आई डू नॉट केयर अबाउट दीज हायर फिलोसॉफिकल थिंग्स इन लाइफ एंड आई एम नॉट अ पर्सन हु इज सीकिंग पर्पस इन लाइफ, वो सब है नहीं। पर अगर केतु है तो ये जरूर होगा, आप चाहें या ना चाहें, उसको लोगों के सामने आप एक्सप्रेस करें या ना करें, खुद तो महसूस करने वाले हैं। क्योंकि केतु का एक ही उद्देश्य होगा, लगातार ईगो पे वार करना, अहंकार पे चोट करना कि पहचानो कि तुम कौन हो। पर यहाँ पे पहचानना ही कठिन हो जाता है, पर यहाँ ये केतु करता जरूर है। तो इट नेवर लेट्स यू लिव इन पीस। इसी चक्कर में अगर व्यक्ति नहीं पहचान पा रहा और केतु लगातार वार कर रहा है तो आप कितने ही सफल और कामयाब हो जाएं, सुखी नहीं हो पाते हैं। कई बार एक वही खोज चलती चली जा रही होती है। तो और ये क्यों है, क्योंकि भाई केतु के लिए सिंह राशि कोई अच्छी राशि नहीं है, कोई बहुत बेहतर राशि नहीं है। तो वो अच्छे परिणाम भी जो दे सकता है वो भौतिक जगत में तो अच्छे दे देगा, बट कहीं ना कहीं आपको समस्याएं दिखाई पड़ेंगी। इट इज़ वेरी गुड फॉर मटीरियल प्रोग्रेस बट इट डज नॉट गिव सेटिस्फैक्शन परमानेंटली, ये चीज़ आएगी। आखिरी केस बात करते हैं। यदि सूर्य चंद्र लग्न के स्वामी खराब हैं और केतु इस राशि में बैठा है सिंह में, तो क्या परिणाम होंगे? तो अब निश्चय ही काफ़ी नकारात्मक परिणाम केतु देने में सक्षम होगा, और ये डिपेंड करेगा बाकी अन्य योगों पर भी। तो फिर से मेरा आपसे आग्रह है, जानकारी की स्रोत की तरह लीजिए, किसी और निष्कर्ष पर एकदम से मत आइए। तो यहाँ पे यदि खराब स्थिति आ रही है तो जितने खराब योग बन जाएंगे उतना ज़्यादा ये निगेटिव होता चला जाएगा। तो ये क्या क्या दे सकता है, ये सुपीरियोरिटी या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों दे सकता है। या तो श्रेष्ठ भावना है या हीन भावना है, ये दोनों पॉसिबल है, दोनों के दोनों पॉसिबल है। और ये गॉड कॉम्प्लेक्स भी, इतना ईगोमेनिया कि इंसान अपने आप को स्वयंभू समझता है। ऐसे लोग जो भले ही जिनके पीछे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई आपने जिंदगी में कुछ हासिल किया है, कुछ बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो आपका जायज़ है कि भाई आप थोड़ा घमंड करें। पर ऐसे लोग जिन्होंने कुछ करा धरा नहीं है पर फिर भी अहंकारी इतने हैं कि अपने आप को न जाने क्या समझ बैठा है, तो ये चीज़ जो है दिखाई पड़ती है, एक्सट्रीम ईगोमेनिया एंड ह्यूब्रिस, दैट इज केतु। और ये सुपीरियोरिटी या गॉड कॉम्प्लेक्स भी दे सकता है और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी दे सकता है कि आप अपने आप को कुछ भी नहीं समझते हैं। इतना सेल्फ एस्टीम कमजोर हो चुकी है, इतना आत्मविश्वास जो है नीचे घुस चुका है आपका कि भाई आप कोशिश कितना ही कर डाले पर फिर भी अपने ऊपर आपका विश्वास उत्पन्न ही नहीं हो पाता। हर बार नर्वसनेस है, हर बार चीज़ों पे सेकंड डाउट्स हैं, हर बार आप अपने आप को घबराहट में महसूस करते हैं। दूसरों के सामने आप सही हैं पर फिर भी आप बोलने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, अभिव्यक्ति आपकी बहुत कमज़ोर है, उदासीनता का भाव बढ़ता चला जा रहा है, निराशावाद बढ़ता चला जा रहा है, दुख बढ़ता चला जा रहा है, तो समझिए केतु यहाँ पे नकारात्मक है। इसके अलावा ये भयंकर आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा करेगा, क्योंकि ईगो, सिंह राशि ईगो, और इस पे अभी मैं और एक आध इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं बताऊंगा, परंतु इट गिव्स अ शियर आइडेंटिटी क्राइसिस, जबरदस्त आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा करता है। और जबरदस्त फ्रेजाइल ईगो, इतना चरमराया और इतना उथला छिछला अहंकार होता है कि उसमें कोई शक्ति नहीं है। इट हैज़ नो स्ट्रेंथ, इट हैज़ नो फाउंडेशन।
कन्फ्यूजन भयंकर है, लेथार्जी बहुत ज़्यादा है, प्रोक्रास्टिनेशन की ज़बरदस्त आदत है, पढ़ाई लिखाई करियर में समस्याएं हैं, मान प्रतिष्ठा का एक समय पे एकदम से उठना और फिर एकदम से परमानेंटली गिर जाना दिखाई पड़ता है। करियर में भी सेम प्रॉब्लम, पर सडन राइज एंड परमानेंट डाउनफॉल पॉसिबल। इमेच्योरिटी बहुत देता है, इलॉजिकल बिहेवियर देता है, जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे मूर्खतापूर्ण हरकतें करना दिखाई पड़ सकता है। चाइल्डिश स्टबर्ननेस यानी बच्चों वाला जिद दिखाई पड़ेगी। आपके भीतर कोई ठहराव नहीं है, कोई धैर्य नहीं है, कोई वास्तविक दृष्टिकोण नहीं है और दूरदर्शिता का भाव नहीं है। घमंड बढ़ता जा रहा है और यहाँ तक कि खुद की आइडेंटिटी नहीं बनी तो दूसरों के आइडेंटिटी से अपनी आइडेंटिटी डराइव करते हैं। बेस्ट एग्जांपल जो लोग कहते हैं कि भाई हमारे पिताजी ये हैं, हमारे दादाजी ये हैं, हम इस परिवार के हैं, हम इस जगह के हैं। आप खुद क्या हैं ये पहचानिए। वो दादाजी थे, वो पिताजी थे, उन्होंने कुछ करा था, आपने क्या करा है, इसको पहचाने। तो एरोगेंस बहुत पैदा करता है और एक फॉल्स आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम द मटीरियल वर्ल्ड क्रिएट करेगा। इसके अलावा जेलेसी, ईर्ष्या, भयंकर ईर्ष्या, क्योंकि सामने बैठा राहु क्या कर रहा है, इच्छाएं तो पैदा कर रहा है, और केतु क्या करेगा, ये दिखाएगा नहीं नहीं हमें कोई बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। पर केतु मंगल की तरह एक्ट करता है, तो अब आप अपने सहकर्मियों को या अपने साथ के लोगों को आगे बढ़ता देखते हैं तो ईर्ष्या उत्पन्न होगी। कंपैरिजन बहुत करवाता है, लगातार एक तुलना कि नहीं जिंदगी में कितने ही आगे बढ़ जाएं। ये राहु केतु दोनों करा सकते हैं कि नहीं भाई हम दूसरे लोग हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, हम उतने अच्छे नहीं हैं। ये चीज़ हालांकि ये बड़ा कॉमन चीज़ है बट इसके इसमें थोड़ा देखने मिलता है। इसके अलावा परपीड़ा आनंद है, सेडिज्म, क्रूरता है, क्रूल्टी। नो डाउट कुंडली के योग देखें, अगर अन्य योग खराब है, केतु भयंकर पीड़ित है तो ये दे सकता है। इसके अलावा अधीरता बहुत देता है, जल्दीबाजी देता है, एक काम को चालू करते हैं इतना आवेग है, इतना एक्साइटमेंट और यानी उत्सुक हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं काम को लेकर के कि भाई चलो चालू करते हैं, फिर थोड़ा समय बीतेगा, मन उठतेगा और उसको आधे में छोड़ करके नया पकड़ लेंगे। तो नेवर कंप्लीट एनी वन टास्क दिखाई पड़ता है। इच्छा शक्ति बहुत ही कमजोर। अगर अच्छा केतु था तो मैंने क्या कहा था कि इच्छा शक्ति अच्छी होगी, दृढ़ता अच्छी होगी, आप एक नतीजा पे आए तो आप उससे डिगेंगे नहीं, वो अच्छे गुण हैं सूर्य और मंगल के। पर अगर ये खराब हो गया तो क्या होगा, विल पावर कमजोर है, डेडिकेशन कमजोर है, इच्छाएं बहुत हैं पर काम कुछ नहीं करना है, या लॉस ऑफ डिजायर्स है। जिंदगी में आप इतने ज्यादा निराशावाद से घिर चुके हैं, उदासीनता के भाव से घिर चुके हैं कि हर जगह आपको जीवन में सिर्फ निरर्थकता नजर आती है। ध्यान रखिए, फर्क होता है एक व्यक्ति जो अपने आप को खोज रहा है, एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक पथ पर उस लक्ष्य के प्रति अग्रसर है कि वह अपने आप को खोज रहा है, मेरी मंजिल क्या है, मैं कौन हूं, इसमें, और शून्यवादिता यानी मीनिंगलेसनेस, निरर्थकता का भाव, इनमें फर्क है। इनमें फर्क यह है कि यह जो पथ है यह सिर्फ और सिर्फ आपको एक दुखी और पीड़ा वाला जीवन देता है। इसमें कोई आशा की आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है, और आप एक महान लक्ष्य के प्रति अग्रसर नहीं है जो सत्य है। तो इट इंक्रीजेज लॉस ऑफ डिजायर्स ड्यू टू एक्सेसिव मीनिंगलेसनेस इन लाइफ। इसके अलावा, और ये सिंपल है क्योंकि ये तो कहना भी मतलब ऑब्वियस है कि आप जो है दुखी ज़्यादा रहेंगे, असंतुष्ट ज़्यादा रहेंगे, चीज़ें होने के बावजूद भी कोई सुख नहीं महसूस करते, इनएबिलिटी टू फील प्लेजर एंड हैप्पीनेस, सैडनेस ज़्यादा है, एक खोखला उथला झूठा जीवन ज़्यादा है, हॉलो, फेक, शैलो लाइफ, एंड आत्म प्रवंचना स्वीकृति बढ़ी हुई है। हर प्रकार का फंडामेंटलिज्म पॉसिबल है क्योंकि सिंह राशि क्या, आइडेंटिटी की, और आइडेंटिटी क्या होती है कि मैं कौन हूं, मेरा धर्म, मैं कौन हूं का अर्थ है यहां पे फॉल्स आइडेंटिटी आ रही कि मैं इस जाति का हूं, इस धर्म का हूं, इस संप्रदाय का हूं, इस देश का हूं, इस परिवार का हूं। तो ये चीजें बढ़ती हैं। तो रेसिज्म, सेक्सिज्म, पॉपुलिज्म, जीनोफोबिया, कल्चरल पॉल्यूशन, बाइपोलराइजेशन, ये सब इसके उदाहरण हैं। सो कॉल्ड नियोलिबरलिज्म, सब इसके उदाहरण हैं। ये सब क्या है, कट्टरवाद। आप लेफ्ट में कट्टरवाद कर लो या राइट में कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कट्टरवादिता यहां पे दिखाई पड़ती है क्योंकि आपने एक ही आइडेंटिटी को सुप्रीम बनाकर दूसरी आइडेंटिटीज का खंडन करने लग गए हैं।
दैट इज केतु, क्योंकि केतु इज व्हाट, डिस्ट्रक्शन, राहु इज सेपरेशन, सामने बैठा हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये फंडामेंटलिज्म पैदा करता है। इसके अलावा हम इससे हर प्रकार के भ्रष्ट, घटिया और अधर्मी लोग देख सकते हैं, चाहे वो राजनेता हो, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई भी सेक्टर में, जुडिशरी हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी आदमी जो इस तरीके के अवैध गैरकानूनी अधर्म के पथ पर चल रहे हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात जो बची है वह यह है, क्योंकि इस स्थिति में केतु और राहु देखिए सिंह पे बैठे हैं, और इस बात को मैंने जब राहु सिंह में होता है और केतु कुंभ में होता है, तब भी इस बात को मैंने दोहराया था, और इसके परिणाम दोबारा दिख सकते हैं। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि इस बात को समझें, इस स्थिति में, हालांकि ये दूसरे ग्रहों की स्थितियों में भी संभव है, पर इस स्थिति में ये 100% निश्चित है कि आप एक ना एक वक्त पर जिंदगी में ऐसे दोहराहे पे आएंगे जहां पे आप अपने जीवन में आपने जिसको सत्य माना है, आपने जिससे सरोकार और तादात्म्यता हासिल की है, वो टूटेगी, चरमरा जाएगी, और उसके वजह से एक बहुत ही झकझोर देने वाला एहसास हताशा का, असहायता का और अपने क्षणभंगुर होने का पैदा होता है। ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ और फीलिंग ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस डेवलप्स, and it further creates, why it develops? Because of powerlessness, insignificance, helplessness, and it tears down the false ego identifications and belief systems which you have developed in your life. और ये अचानक से होगा, पर ये व्यक्ति को ऐसी स्थिति में ढकेल देते हैं जहां पे अब आप पूर्ण अराजकता के माहौल में है। यू आर इन अ टोटल स्टेट ऑफ केओस एंड अननोन। आपको नहीं पता कि हम किस स्थिति में आ गए, क्योंकि आज तक हमने जिंदगी में जो चीजों को सत्य माना था, जिससे हमने तादात्म्यता हासिल की थी, जो बिलीफ सिस्टम्स को हम सही मानते थे, वो सारे टूट चुके हैं। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अब मैं ऐसी स्टेट में हूं वेयर आई एम इन अटर केओस एंड अननोन। आई डू नॉट नो वेयर आई हैव टू गो इन फ्यूचर। मैं किस दिशा में आगे बढ़ूं, मुझे कोई भी संज्ञान नहीं है। और आप अपना सारा वर्ल्ड व्यू खो चुके हैं, आप अपने व्यक्तित्व को ढूंढ रहे हैं। ऐसी स्थिति जब आती है तो अब यहां जो मेन मैटर करता है कि यदि राहु केतु अच्छे हैं तो व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा, और खराब है तो यह व्यवहार कैसा होगा, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि यहां पे यदि राहु केतु अच्छे हैं तो व्यक्ति ठहरेगा, बुद्धि का प्रयोग करेगा, ठहराव रखकर गौर करेगा कि अब इस स्थिति में मैं किस दिशा में आगे बढ़ूं, और उसे उस दिशा का ज्ञान हो जाएगा। यदि वह बुद्धि का प्रयोग कर अपने ऊपर विश्वास कर कि नहीं, इन सब के बीच, इन सारे झूठी आइडेंटिटीज के बीच मैं कहीं तो हूं जो सत्य है, मैं कहीं तो हूं जो जानता है कि मैं कौन हूं, तो अब इस स्थिति में वह यह प्रयास करेगा कि इस अटर केओस की स्थिति से मैं कैसे बाहर निकलूं। और वह बाहर निकलता है, पर जो व्यक्ति बाहर निकलता है वह एक नए व्यक्तित्व को जन्म लेकर निकलता है। He is not the same person as he is used to be before. तो it gives a positive transformation of the whole personality. पर यदि राहु केतु खराब है तो क्या करेगा, ये निगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। और यदि आपके भीतर राग, द्वेष, ईर्ष्या, आक्रोश, क्रोध, विध्वंस, दूसरों के प्रति खराब दुर्व्यवहार या भावनाएं, प्रतिशोध अधिक है और अहंकार अधिक है, तो अब जैसा मैंने कहा सीखते हैं नहीं, तो यहाँ पे राहु केतु एक नकारात्मक व्यक्ति को जन्म दे देंगे जो पहले से भी और ज़्यादा खराब है। तो इफ़ दे आर बैड देन इट कैन क्रिएट क्या, एवरीथिंग। ये और भी ज़्यादा नकारात्मक व्यक्ति को जन्म दे सकता है और हर प्रकार की परेशानियों को जन्म दे सकता है। इट कैन गिव इंसैनिटी, ऑल सीवियर मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कंटिन्यूअस सफरिंग एंड पेन, self denial and deception becomes the only mechanism to cope with life, and it enhances continuous anguish and nihilism. ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रतिशोध, कुंठा,
निराशा, हताशा और जो मैंने कहा नाइलिज्म, मीनिंगलेसनेस, उसको जन्म दे देता है। पर इसके साथ एक और बड़ी बात खड़ी होती है, वह यह है कि यदि ऐसी पर्सनालिटी डेवलप हुई है तो ये अब इतना ज़्यादा व्यक्ति जो है अपने भीतर नकारात्मकता, अहंकार, क्रोध, नफरत और दुख भरे हुए हैं, रिजेंटमेंट, बिटरनेस, एरोगेंस इतना ज़्यादा हो रहा है कि ये जो कोलैप्स ऑफ ईगो, फॉल्स ईगो की जब मैंने बात करी थी, तो ये जब इतना ज़्यादा हो और नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ही चल रहा है, तो नाउ पर्सन वांट्स टू डिस्ट्रॉय द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टेंस बाय टेकिंग रिवेंज ऑन एग्जिस्टेंस इन द फास्टेस्ट एंड मोस्ट अनफेयर पॉसिबल वे। ये चीज़ दिखाई पड़ती है। तो फॉर एग्जाम्पल इसका बेस्ट उदाहरण जैसे कि कोई भी व्यक्ति, और ये छोटे स्तर बड़े स्तर पे सब पे देखने मिल सकता है। बड़े स्तर पे जैसे हम आतंकवादी कहें, मास मर्डरर्स कहें, मास शूटर्स कहें, ये सब कौन है? इसके उदाहरण है। क्योंकि यदि आप कहते हैं कि ये पागल है, नहीं, ये कोई पागल नहीं है, ये कॉन्शियस डिसीजन है। और ये कॉन्शियस डिसीजन इस स्थिति से आता है जो आपको अभी बताई। दिस इज नॉट इंसैनिटी, इट इज अ कॉन्शियस डिसीजन। पर छोटे स्तर पे कहें तो पीपल, वैसे लोग जो दूसरों का सिर्फ शोषण करते हैं, साइकोपैथ, सोशियोपैथ्स, सेडिस्ट, मैनिपुलेशन वाले लोग, ये सब इसके छोटे स्तर पे उदाहरण है। पर ये पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए आपको ये बात कही है कि यदि आप ऐसी परिस्थिति में जाते हैं तो इसमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि वह ग्रह आपको किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहा है। उस दिशा में चलेंगे तो अपने आप ही उसका रास्ता, निदान मिल जाएगा। तो यही बातें थी जो यहाँ पे महत्वपूर्ण थी, जो हमने बताई। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि राहु केतु यदि कुंभ और सिंह राशियों में स्थित हो तो किस प्रकार के परिणाम दे सकते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।